हेलो जेई एस्पिरेंट्स, एकेडमिक प्लानिंग सीरीज के एपिसोड 1 में आपका स्वागत है। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, गुड फॉर्चून इज व्हाट हैपेंस व्हेन अपॉर्चुनिटी मींस प्लानिंग। जी हाँ, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना है तो उसको अच्छे प्लानिंग के साथ किया जाए, तभी हम लोग इंश्योर करते हैं कि सक्सेस तो हमारे कदम चूमेगी। तो आज इस एकेडमिक प्लानिंग सीरीज के एपिसोड 1 में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोड मैप फॉर केमिस्ट्री। जी हाँ, जे एडवांस्ड एग्जामिनेशन के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए अब हम बात करेंगे रोड मैप फॉर केमिस्ट्री को लेके। अगर मैं बात करूं जे एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में, तो उससे पहले क्वालिफाइंग एग्जाम होता है हमारा जेई मेन एग्जाम। तो जेई मेन एग्जामिनेशन का बड़ा फिक्स पैटर्न है। इसमें सेक्शन ए होता है 20 क्वेश्चंस, सिंगल चॉइस करेक्ट वाले 20 के 20 आपको करने होते हैं मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। इसके अलावा सेक्शन बी होता है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ 10 यू हैव टू जस्ट अटेम्प्ट 5 और वही आपके मैक्सिमम मार्क्स के लिए, मतलब यहाँ पर चॉइस है 5 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस करने की। ये दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए आपके 3 आवर्स के पेपर में होते हैं, जो 2 सेशन में कंडक्ट होता है। जी हाँ, जेई मेन जो होता है वो 2 सेशन में कंडक्ट होता है। सेशन 1 आपका जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास होता है और सेशन 2 आपका अप्रैल में होता है। और इसमें से बेस्ट ऑफ द 2 स्कोर ऑफ परसेंटाइल जो आप यहाँ पे लेकर आएंगे वो आपका कंसिडर किया जाता है। मतलब आप दोनों सेशन में बैठिए, जिसमें आप बेटर परफॉर्म करेंगे वही आपका फाइनल स्कोर है। इसके अलावा आपको पता है जे एडवांस एग्जामिनेशन होता है, यहां पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पैटर्न को लेकर तो यहाँ कई बार सरप्राइजेस मिलते हैं। हमें कई बार समझ नहीं आता, अच्छा ये पैटर्न के क्वेश्चन भी पूछ लिए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये ही जे एडवांस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने की बॉडी है आईआईटीज। अलग अलग आईआईटीज को अलग अलग बार मौका मिलता है। इस साल 2024 में आईआईटी मैड्रास जे एडवांस एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहा है और आपको तो पता ही है उसकी डेट है 26 मई 2024। हालांकि अगर मैं इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये हर साल मई एंड जून फर्स्ट वीक के आसपास होता है। इसके एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। पेपर 1 सुबह 9 से 12 के बीच में होता है, फिर एक ब्रेक होता है और 2:30 to 5:30 के बाद ये आपका जे एडवांस एग्जामिनेशन खत्म। तो ये तो बात हुई जनरल इंफॉर्मेशन फॉर जेई मेन एंड जे एडवांस की। जब हम जेई एडवांस केमिस्ट्री की प्लानिंग के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं केमिस्ट्री का, एज फिजिकल केमिस्ट्री, एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले अगर हम बिगनिंग में बात करें तो जेई मेन एग्जामिनेशन का लास्ट 5 इयर्स का वेटेज अगर मैं आपको बताऊं तो हम देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, मोल कंसेप्ट, आयनिक इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और ये सरफेस केमिस्ट्री। ये सारी की सारे चैप्टर्स थे, ऑलमोस्ट 9 to 10% की रेंज में आए थे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री अब जेई मेन के सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक परसेंटेज में आया था। उस तरह से अगर हम रिलेटिव वेटेज की बात करें जे एडवांस एग्जामिनेशन के लास्ट 5 इयर्स के ट्रेंड्स के बारे में, तो हमने देखा मोल और रेडॉक्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में ऑलमोस्ट बराबर 13%, केमिकल काइनेटिक्स 12%, इक्विलिब्रियम 10.5%, सॉल्यूशंस 8.4%, एटॉमिक स्ट्रक्चर 6%, सॉलिड स्टेट 4.8%, सरफेस केमिस्ट्री 3.6%, गैसियस स्टेट 2.4%। तो ये बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए कितना वेटेज ऑफ चैप्टर्स हमारे रहते हैं इन सारे को एक बात करें इन द लास्ट 5 इयर्स ट्रेंड ऑफ बोथ द जेई मेन जे एडवांस एग्जामिनेशन। उधर हम दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जेई मेन का लास्ट 5 इयर्स का क्या ट्रेंड रहा है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग तो एक्चुअली मेजर रोल प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं यही अपने आप में काफी बड़ा आपका परसेंटेज एरिया कवर कर रहे हैं क्वेश्चन जो आते हैं। हालांकि इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल, मेटलर्जी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंपाउंड्स, क्वांटम नंबर्स और हम बात करें सॉल्ट एनालिसिस। हालांकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर भी कुछ चैप्टर्स अब डिलीट हो गए हैं एग्जामिनेशन के सिलेबस में से, पर अभी वो जे एडवांस एग्जामिनेशन के पार्ट हैं। जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मेजर पोर्शन डिलीट हो गया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एनरिच्ड कंपाउंड्स, ये भी, और मेटलर्जी भी इनफैक्ट ये भी अब जेईई मेन सिलेबस का पार्ट नहीं रहे हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी 2.14% के आसपास आता है। अगर मैं बात करूं रिलेटिव वेटेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जे एडवांस एग्जामिनेशन, तो लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड अगर मैं देखूं तो केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जे एडवांस एग्जामिनेशन के लिए भी फेवरेट टॉपिक है।
और इसमें आप देख सकते हैं टोटल ऑलमोस्ट 48.4% एरिया तो इसी ने कवर किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल और हाइड्रोजन का ये रेस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड आते हैं जे एडवांस एग्जामिनेशन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रिलेटिव वेटेज हम लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं जेई मेन एग्जामिनेशन का, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, हेलोजन डेरिवेटिव एंड ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जिसको हम जीओसी के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमीन्स, पीओसी एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, पॉलीमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स और साथ में एल्कोहॉल्स ईथर्स की हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस तरीके से आते हैं। हालांकि केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ अब हमारे जेईई मेन सिलेबस का पार्ट नहीं रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम जे एडवांस एग्जामिनेशन की रिलेटिव वेटेज की बात करें, लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड ये कहता है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट 32.3% कवरेज रही है इसके लास्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा हेलोजन डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म, बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अमीन्स, जीओसी, पॉलीमर्स एंड पीओसी, नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल्स एंड ईथर और कुछ मिसलेनियस मतलब मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक में आते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये तो बात हुई, हमें ये एक्चुअली हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस एरिया को ज़्यादा वेटेज मिल रही है हमारे अपने रीसेंट ट्रेंड जो हमने जे एडवांस का देखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहें कि हमें कैसे एक्सेल करना है अपने केमिस्ट्री पेपर में, जे एडवांस के केमिस्ट्री पेपर में, तो उसके लिए एक रोड मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे लेक्चर को लेके। अगर लेक्चर को लेके बात करें तो बेसिकली लेक्चर जब आप देखते हो आप बेसिकली क्या करते हैं, मतलब किसी भी टाइम पे आप जो भी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसका अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्या अपने मतलब कहीं पास में किसी भी क्लास में अटेंड कर रहे हो, चाहे आप कोई लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, जैसे आपको पता है एलएन ऑनलाइन की लाइव क्लासेस चल रही हैं, चलिए उसका भी आपको एक रिकैप दे देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एलिंगम डायग्राम। अब हम एलिंगम डायग्राम की बातचीत करते हैं एक बार। तो एलिंगम डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैंने ना आपके संग कुछ और भी बातचीत की हुई है। हमने बातचीत की हुई थी किसके रिलेटेड, हमने बातचीत की हुई थी अलग अलग जो हमने स्टेप्स लिए थे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के। अलग अलग हमने कौन से स्टेप्स लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के, सबसे पहले मैंने रॉ ओर लिया था, उसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग की थी, वो फाइन ओर में कन्वर्ट हो गया था। फिर हमने उसके बाद किया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर, उस समय मिल गया था कंसंट्रेटेड ओर। यहाँ पे मतलब हम जितना ज्यादा फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के चलते इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकते थे उसकी कर ली थी। कंसंट्रेटेड ओर के अंदर फिर हमने क्या किया था, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था। उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बन गया था। मेटल ऑक्साइड से फिर हम उसका रिडक्शन करते हैं और इम्प्योर मेटल मिल जाता है। इसके बाद आपको पता है हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, मतलब उसको और प्योर करते हैं, फाइनली हमें मेटल वन ऑफ द वेरी प्योर फॉर्म में। तो अभी आपने देखा कि कोई भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उसको आपको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, आपको लेक्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, क्लास नोट्स। जी हाँ, क्लास नोट्स का प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमेशा होगा आप लोगों के संग कि आप किसी भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो उसको उतना रिटेन नहीं कर पाए, तो क्लास नोट्स बहुत अच्छे से बनाने होते हैं, इट इज़ अ मस्ट कहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी, जी हाँ, अगर आप केमिस्ट्री प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जेईई मेन हो चाहे जेईई एडवांस्ड हो, केमिस्ट्री का रोल बहुत बड़ा है। मतलब आप केमिस्ट्री को इग्नोर, केमिस्ट्री की अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी बुक से आपको थ्योरी भी पढ़नी है, आपको उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बात करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर कोई मुझसे पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जेईई एडवांस प्रिपरेशन का, तो मेरा आंसर होता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, आपको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस ही करनी है। यही चीज़ है जो आपको फाइनली आईआईटी तक पहुंचाने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शॉर्ट नोट्स बनाना एक कला भी है, मतलब आपने लेक्चर अटेंड किया, क्लास नोट्स बनाए, एनसीईआरटी रेफर कर रखी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर आपको बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, चलिए उसको देख लेते हैं। वी हैव टू इंक्लूड फॉर्मूली एंड इक्वेशंस इन दैम, हमें उसमें डायग्राम्स, ग्राफ्स, ये सब भी लिखने चाहिए। इसके अलावा हमें लिखने चाहिए कुछ एक्सेप्शंस या स्पेशल केसेस जो कि हमें अच्छे से याद रखने हैं। कई बार ऐसा होता है ट्रेंड से डिफरेंट हमारी चीज़ें हमें दिखती हैं तो हमें उसको याद रखना होता है। फैक्चुअल डेटा और इन्फॉर्मेशन कई बार हमें याद रखनी होती है, वो भी हमारे शॉर्ट नोट्स का पार्ट होना चाहिए।
इसके अलावा हम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस की कभी कभी बातचीत होती है केमिस्ट्री में, वो भी हमें शॉर्ट नोट्स में लिखना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट निमोनिक्स। कई बार क्या होता है, कोई चीज हमें याद करनी है, ट्रेंड याद करना है, तो निमोनिक्स हमें बहुत ज्यादा आसानी से उन चीजों को याद करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हमारे एस्पेक्ट्स हो गए, कैसे हमें शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। कई बार इसी शॉर्ट नोट्स को मैं स्पेशल नाम दे देता हूं, सिनॉप्सिस। हम लोग इसको कई बार नाम क्या दे सकते हैं, सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस आपने प्रिपेयर कर ली, शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रिवीजन की। जी हाँ, प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो रिवीजन तो आपको बार बार करना ही पड़ेगा। रिवीजन अगर बार बार करना पड़ेगा तो रिवीजन कैसे करना है? सबसे पहले तो आप अपने नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो जो भी टॉपिक आप रिवाइज कर रहे हैं उसके नोट्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। वो नोट्स जो आपके हैं वो ही आपका बेस्ट रिसोर्स है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बाकी दुनिया जहाँ की सारा का सारा मटेरियल एक तरफ, बट योर नोट्स आर द बेस्ट रिसोर्स। इसके अलावा आपने शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उसको लास्ट मोमेंट पे उसको फिर से आपको रिवाइज करना है। तो जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए वो सब आपको रिवाइज करना है। आपने बनाए नहीं है तो उनको बनाइए और लास्ट मोमेंट उसका रिवीजन आसानी से आपका होगा। सिनॉप्सिस, ये जैसे कि मैंने बोला था, सिनॉप्सिस बना ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए। दिस हेल्प्स टू स्कोर इन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ, जब भी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो शॉर्ट नोट्स या सिनॉप्सिस ही है जो कि हमें उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है, क्योंकि हमें सारा डेटा रिटेंशन करना है। उसके लिए सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग। मार्क डाउटफुल कंसेप्ट्स इन ईच टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको बार बार देखना ही पड़ेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिसमें ज्यादा आप परेशान होते थे। वो जब आपने मार्क कर लिए होते हैं तो रिवीजन में आपको उन पर ध्यान देना ही होता है। ये लिस्ट आपकी एक्चुअली यूनिक लिस्ट है, हर बच्चे की यूनिक लिस्ट है। मतलब किसी ए बच्चे के डाउटफुल टॉपिक्स कोई और होंगे, बी बच्चे के डाउटफुल टॉपिक्स कुछ और होंगे। दिस लिस्ट इज यूनिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स। और लास्ट में जो भी डाउटफुल टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करिए, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको उस टॉपिक में लास्ट मोमेंट पे कॉन्फिडेंस देंगी ही देंगी। ठीक है, तो इसके अलावा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे उन डाउटफुल टॉपिक्स पे। ठीक, तो हमारा रिवीजन चल रहा है, हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हमने लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs भी कर लिए। तो देख रहे कितना बढ़िया सीक्वेंस बनाया। हमने पहले नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ी, हमने कहीं ना कहीं उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, वो रिवाइज किए। सिनॉप्सिस हमारी हेल्प करेगी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लेके। और हमने इसके अलावा क्या किया, हमने इसके अलावा डाउटफुल टॉपिक्स मार्क किए, वो हमारी यूनिक लिस्ट है, उनको हमने रिवाइज किया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए, PYQs किए इस चैप्टर के। और जो एग्जाम्पल्स हैं, यूजेस हैं और जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है वो हमें याद रखनी है। अब कहीं जाके हम कह पाएंगे कि हमारा ये चैप्टर रिवाइज हो गया। तो इस चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब रिवीजन हो गया तो हमें देने चाहिए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होते हैं? टाइम बाउंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर आपने चैप्टर बेस करना है तो करिए, अगर आपको कुछ यूनिट बेस करना है, मतलब 3 4 5 चैप्टर का कोई यूनिट बना रखा है, उसका आपने रिवीजन कर लिया, तो उसकी मॉक पेपर देना होगा, उसकी एनालिसिस करनी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आपको अपनी काफी सारी अच्छी स्किल्स बनानी है एग्जामिनेशन पेपर। आइडेंटिफाई वेयर यू आर लैगिंग, वेदर इट्स स्पीड और एक्यूरेसी। तो मॉक टेस्ट से इसमें समझ में हमें सबसे पहले क्या आता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो गए तो पता लगेगा ना कहाँ गलतियां कर रहे हैं हम। और साथ साथ स्पीड, जी हाँ, मॉक टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यही है जो आपको स्पीड कहीं ना कहीं मैनेज कराएगी। एक्यूरेसी, जी हाँ, बेसिकली कई बार जब हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, नेगेटिव एरियाज है, नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें उन पे इंप्रूव करने का मौका देते हैं मॉक टेस्ट, बताते हैं कहाँ हम गलती कर रहे हैं। प्रैक्टिस PYQs, जी हाँ, PYQs की प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब मैं ये कह दूं, मॉक टेस्ट और एनालिसिस चल रही, कभी कभी क्या होता है किसी PYQ को हम मॉक टेस्ट लेके कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई फुल सिलेबस प्रैक्टिस करनी है, कोई PYQ पकड़ा मेंस का, एडवांस का, उसको एज ए मॉक टेस्ट पेपर दे दिया और उसकी एनालिसिस कर ली। मैं आपको बता रहा हूँ इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शंस, जब भी कभी होगा ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, रिवाइज द कंसेप्ट सून आफ्टर द मॉक टेस्ट। मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने के लिए भी मॉक टेस्ट, उसके एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जब हम करते जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि हाँ, एक्चुअल में मेरे JEE एडवांस की जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ या टेस्ट दे रहा हूँ उसमें मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है। प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फॉर्मूली एंड दे मस्ट कवर थ्योरेटिकल चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी। कई बार ऐसा होता है हम थ्योरेटिकल चैप्टर्स को निग्लेक्ट कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है, इनफैक्ट हमें उस पर मोर क्वेश्चंस करने हैं, उस पर मोर प्रैक्टिस करना है। ये एक तरीका और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू रिमेन काम एंड रिलैक्स्ड ऑन द मॉक टेस्ट दे। कई बार क्या होता है हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं
तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि कैसे टेस्ट वाले दिन काम रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, वही हमारे परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा। कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई। अगर आपने ये समझ लिया कैसे काम रहना है, कैसे रिलैक्स रहना है, यही ये तरीका है जिससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो यू विल परफॉर्म बाय योर वर्च्यूज। बेसिकली जितना आपने प्रोफिशिएंसी ले रखी सब्जेक्ट में, उसको कंप्लीटली आप कन्वर्ट कर पाएंगे अपने परफॉर्मेंस में, अपने मार्क्स में। तो जब ये सब हो गया तो आईआईटी आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा रोड मैप रहा है केमिस्ट्री का। कुछ फिर भी डूज और डोंट्स के बारे में बात करूंगा। हमें कुछ समझना पड़ेगा कि हमें प्रिपरेशन में क्या करना है और क्या करने से बचना है। जैसे अगर मैं डूज की बात करूं, ट्राई टू रिटेन एंड अपग्रेड योर मार्क्स इन मॉक टेस्ट। तो बेसिकली मॉक टेस्ट में आपको अपने मार्क्स को कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे बेटर करना है, ये ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक बात बोली जाए, यू शुड कम्पीट विद योरसेल्फ ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रेंड से एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, आप अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करिए। वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस प्रिपरेशन वाले टाइम में। स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपने एक बार डिसिप्लिन के संग शेड्यूल बनाया है, आप उसको फॉलो करेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आने चाहिए। टेक केयर ऑफ ए फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस मतलब सीधी सीधी बात है, आपको डेली कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप फिजिकल फिटनेस की तरफ अपने आप को ले जा सकें। मेंटल फिटनेस क्या है? कभी भी आप नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन करना ही नहीं है, किसी बात पर दुख नहीं मनाना। जो करेंगे अच्छे से करेंगे और खुद से ही कंपीट करेंगे, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। बेसिकली कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करना है तो हमारा बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करे जैसे कि एग्जामिनेशन में हम चाहते हैं। तो घर पे भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो जनरली कोशिश ही की जाए जैसे हमारा एग्जाम में आता है उसी टाइप से हमें करना चाहिए। तो बेसिकली मॉक टेस्ट की प्लानिंग भी उसी तरफ से प्लानिंग करेंगे जैसे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन जेईई मेन और जेईई एडवांस की प्लानिंग होती है। तो ये हमारे डूज हो गए। ऐसी कौन सी बातें जिनसे हमें बचना है? डोंट्स की बात करें, डोंट वरी अबाउट मार्क्स, रैंक एंड सिलेक्शन। आपको प्रोफिशिएंसी ऑफ सब्जेक्ट की बात करनी चाहिए, आपको अपनी काबिलियत की बात करनी चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छा करने की कोशिश में लगे रहेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो मार्क्स तो अपने आप फॉलो करेंगे, रैंक भी आएगी, सिलेक्शन भी होगा। दिन रात सोचना नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। डाउटिंग योर प्रिपरेशन, ये तो कभी नहीं करना, खुद पे डाउट नहीं करना। थोड़ी पहले ही बोला था, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप लेके चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने टारगेट लिया है लाइफ में वो पक्का पक्का आप अचीव कर लेंगे। फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, ये बहुत मुश्किल चीज है जिसमें कि बच्चे फंस जाते हैं। मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन कर लूँ, वहां से भी क्वेश्चन कर लूँ, मेरे फ्रेंड्स ने कुछ बोला है वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, कुछ भी ढंग से नहीं किया। एक ही रिसोर्स को पकड़िए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, सेम रिसोर्स को बार बार प्रैक्टिस करने से ही प्रोफिशिएंसी मिलती है। और बाकी तो मॉक टेस्ट एनालिसिस है ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को पे टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यू हैव टू फॉलो ओनली सिंगल टाइप ऑफ रिसोर्स, नॉट मल्टीपल रिसोर्सेज। अवॉइड गैस मार्किंग, गैस मार्किंग से बचना है, क्योंकि गैस मार्किंग करेंगे तो हम अपना टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर सकते। गैस मार्किंग हमें नहीं करनी। तो ये कुछ डोंट्स थे जिसका हमें ध्यान रखना ही है। बाकी तो मुझे पता है आप आगे ऐसे ही इसी तरीके से प्रिपरेशन में बढ़ते जाएंगे, और मेरे को लगता है कि मेरी इन सारी की सारी जो आपको प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया, रोड मैप फॉर केमिस्ट्री, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिल रहा है और आगे भी आप मिलता रहेगा। हमारी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।